का एक इंटरेस्टिंग सेशन में जैसे कि हम हमेशा आपके सामने आते हैं फ्राइडे को 5 बजे। तो मैं सोनिया सिंह आपका स्वागत करती हूँ माई वीज़ा ओवरसीज़ के फेसबुक लाइव सेशन पर। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं मिस्टर दीप अरोड़ा जो कि डायरेक्टर हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के और इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। तो हमेशा हम इनसे एक्सपर्ट एडवाइस लेने आते हैं या हमारे कुछ डाउट्स रहते हैं जो हम इनसे पूछने आते हैं और ये हमें एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं, एक तरह से गाइडेंस भी हो जाती है और काउंसलिंग भी हो जाती है हमारी, जो कि आम करके जो लोग हमें नहीं बता पाते हैं। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ध्यान रखने चाहिए कुछ चीज़ों में और लोग उनको इग्नोर कर देते हैं या थोड़ा ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं सामने वाले के ऊपर, तो उस वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो कनाडा में लोग जाते हैं विज़िटर वीज़ा लेकर, उनको कौन से पॉइंट्स हैं जो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। आप हो सके तो कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, अदरवाइज बाद में आप लाइव देखकर नोट कर सकते हैं, सो दैट आपके साथ किसी भी तरह की आपकी तरफ से इग्नोरेंस ना हो जिस वजह से कि वीज़ा रिफ्यूज़ल हो और आपके साथ कोई इंटेंशनली भी चीट ना कर पाए। हो सकता है सामने वाले की उतनी इंटेंशन ना भी हो लेकिन आपकी तरफ से कोई पॉइंट जो रह जाता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सर आज हमें एक्सप्लेन करेंगे। सर के साथ इस बारे में मेरी पहले भी डिस्कशन हुई है, तो बहुत ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन करते हैं उनकी नॉलेज के हिसाब से, जो ये गाइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऑब्वियसली। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें ध्यान देने चाहिए विजिटर वीज़ा के लिए कनाडा के लिए। जी सर। थैंक यू सो मच सोनिया। एक तो आपकी जो मेहनत है उसको हम सैल्यूट करते हैं। आप पूरा हफ्ता पूरा ये वीक लगाती हैं, लोगों से इंटरेक्ट करती हैं और आपकी जो ये डेडिकेशन है वो माई वीज़ा की टीम जो है वो आपको हमेशा सैल्यूट करती रहेगी। आपने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि जो विजिटर वीज़ा कनाडा जाते हैं उनको कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने चाहिए। तो उसके लिए हम तकरीबन 10-15 मिनट आपके साथ जो हमारा टाइमिंग्स होता है लाइव होने का, आज 2-4 मिनट लेट हो गए हैं। तो आज का जो मकसद रहेगा आपसे बात करने का वो यही रहेगा कि जिन लोगों ने कनाडा जाना है वो कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखें ताकि उनको कनाडा जाने के बाद या जब उनका वीज़ा एक्सपायर्ड हो जाता है उसके बाद उन्होंने रीलॉन्च करना है तो उनको क्या इसमें बेनिफिट हो सकते हैं। सो मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़, गुमार मंडी लुधियाना से हम लाइव हैं और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है। मिस्टर सिकंदर अरोड़ा वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। लास्ट डे हमारा वीज़ा भी आया था और मिस्टर सिकंदर को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत कांग्रेट्स हैं। बहुत मेहनत करती है श्री गंगानगर की टीम और जैसे कि आपको मालूम है कि मिस्टर सिकंदर 10 से 6 आपको वहीं पर ऑफिस में मिल सकते हैं। आप कभी भी उनसे मिलना हो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो 10 to 6 आप उनसे मिल सकते हैं। मेन पॉइंट हमारे माइंड में ये आता है कि कनाडा का जो विजिटर वीज़ा है वो लेते वक्त हमारे मन में कौन कौन से पॉइंट हैं सोनिया कि आपको वो ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक कंसल्टेंट हूँ और जब मेरे पास कोई एक क्लाइंट आता है और वो क्लाइंट मुझे ये कहता है कि मैंने कनाडा का एक विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, हम क्या करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या होता है। हमारा मेन मकसद होता है कि एक तो उनका वीज़ा लग जाए। पहला पॉइंट तो हर दुनिया के जो भी अच्छे कंसल्टेंट हैं वो यही चाहते हैं कि वीज़ा लग जाए। दूसरा पॉइंट हमारा सबसे मेजर और मेन पॉइंट होता है कि जो भी क्रेडेंशियल्स हम अपने क्लाइंट के लें उनसे पूछ के जो फॉर्म सबमिशन होती है, चाहे वो मेन एप्लीकेशंस फॉर्म है राइट, इसमें फैमिली इन्फॉर्मेशन का भी पूरा जिक्र होता है। तो जो भी उनके मैरिज एनिवर्सरी है या डेट ऑफ बर्थ है उनसे सारा पूछ के वो डाला जाए। और जब ये पूरे क्रेडेंशियल्स हम डाल लेते हैं और उनको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं जिससे वो वीज़ा अप्लाई करने के बाद घर बैठ के भी पूरा वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी एक ऐसा कंसल्टेंट जो कि पंजाब में है या इंडिया में काम कर रहा है और वो बहुत ही अपनी ईमानदारी से अपने डेडिकेशन से काम करता है और अपने क्लाइंट की जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करता है। अब मुश्किल कहाँ पर आती है, लाइव होने का मकसद क्या था। लाइव होने का मकसद ये था कि एक कंसल्टेंट जो ये कहता है कि आप हमें पासपोर्ट दे दो, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। देखिए ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक जो क्राइम का खेल चलता है ये यहाँ चलता है कि जब आप सिर्फ पासपोर्ट मांगते हैं और ITRs आप खुद की लगाते हैं,
बैंकिंग खुद की लगा देते हैं। सीए रिपोर्ट तो खैर कोई भी बनवा सकता है ऐसे कि जहाँ पर बैंकिंग और आईटीआर्स जिसने फेक बनानी है वो सीए की रिपोर्ट भी गलत बना देगा। फिर प्रॉपर्टी किसी की लगा के आप वो एक पूरा जैसे कहते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट तैयार करके वीज़ा ले लेते हैं और कीमत रखते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कई लोग तो 30 लाख भी मांग लेते हैं। अब होता क्या है कि चलिए मान लेते हैं कि वीज़ा लग गया, 100 में से ऐसा एक का वीज़ा लग गया। अब वीज़ा लगने के बाद जब उनकी इमिग्रेशन होती है, जब कोई इमिग्रेशन ऑफिसर उनसे पूछता है तो जो फॉर्म में लिखा होता है तो वो तो उनको मालूम नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, अपनी तरफ से कंसल्टेंट ने जो इन्फॉर्मेशन लगाई वो फेक थी। अब आपस में मिसमैच कर गया, वो जो क्लाइंट होता है वो इमिग्रेशन ऑफिसर को नहीं बता पाता। चलिए अब एक स्टेप को छोड़ के ये मान लेते हैं कि किसी ने पूछा ही नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी, किसी ने पूछा नहीं और वो कनाडा पहुंच गया। अब कनाडा पहुंचने के बाद भी तो कुछ ना कुछ इंक्वायरी हो सकती है। चलिए वो खुशकिस्मती से वो भी नहीं हुई और अब वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया। अब बात जो है वो चलती है नुकसान की कि जब आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद जब दोबारा वीज़ा आप रीफाइल करेंगे तो आपके पास तो क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। अब वो क्रेडेंशियल्स तो पिछले पुराने थे और वो कंसल्टेंट तो पता नहीं 15-20 लाख लेकर कहाँ पर चला गया। अब आप उस कंसल्टेंट से पूछते हो कि हमने जो लास्ट फॉर्म भरा था वो कहाँ पर है, तो वो बताएगा नहीं क्योंकि उसने पता नहीं साम दाम दंड पता नहीं क्या कुछ करके आपका वीज़ा लिया। तो आपका नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आप पे बैन लग जाए। और बैन का मतलब ये नहीं होता कि 5 साल का बैन का कि 5 साल के बाद आप वो रिलीज़ हो गया, तो आपको अपील डालनी पड़ती है उस बैन को हटाने के लिए भी। तो कहने का मतलब ये है सोनिया कि एक अच्छा कंसल्टेंट आपके क्रेडेंशियल्स लेकर वही फॉर्म भरता है। दूसरा कंसल्टेंट क्या करता है कि वो अपने तरीके से अपने क्रेडेंशियल्स लेकर वो फॉर्म भरता है और वीज़ा लग जाए तो दोबारा वीज़ा लगना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास कई ऐसे कंसल्टेंट आते हैं जिनको अपनी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मालूम होती, मतलब उनको मालूम होती है पर कुछ और ही उसमें डाला होता है। अपना वो जो काम करते होते वो तो डाला नहीं होता, कोई और ही काम फैब्रिकेटेड जो काम है वो लगाया होता है। और बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं दे पाते या दोबारा फाइलिंग करनी हो तो ये नहीं कर पाते। तो आज का जो लाइव का जो मेन मकसद था वो यही था सोनिया कि आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो सबसे पहले जो जो क्रेडेंशियल्स आपने दिए हैं उनकी आप एक रिटन प्रूफ ले लें कि यस कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और मेरी जो मैरिज एनिवर्सरी है ये मेरे पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है या भगवान ना करे उनकी डेथ हुई है तो ये डेट ऑफ डेथ है। तो ये सारा क्रेडेंशियल्स आप लेने के बाद मैं ये काम करता हूँ, उसका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, किस एम्प्लॉयर से कब कब आपने काम किया, वो पूरा जब आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो दी होती है वही वापस लेकर नेक्स्ट टाइम यदि आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सोनिया जी। तो सर आपने काफ़ी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। मेरे ख्याल से एक पॉइंट और शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कीजिए कि जैसे अगर पहले किसी का रिफ्यूज़ल लगा है बाय एनी चांस तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है इसमें। हाँ बिल्कुल ठीक है सोनिया। सबसे पहला पॉइंट पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, ये कनाडा की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको पिछले जो लगे वीज़ा या रिफ्यूज़ल जो आपके हुए हैं वो अपनी ईमानदारी से, अपनी ऑनेस्टी से आपको बताने पड़ेंगे। कनाडा में सपोज आप जाना चाहते हैं और आपका किसी कंट्री का भी वीज़ा रिफ्यूज़ल है या कनाडा का इटसेल्फ वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो यू शुड एक्सप्लेन कि मेरा इस दिन को या इस डेट्स को मेरा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हुआ है। इससे क्या होता है कि आपका सारा डाटा जो है वो निकल आता है और इमिग्रेशन ऑफिसर को जो वीज़ा ऑफिसर है उसको ईजी रहता है आपकी जो फाइलिंग को एक्सेस करना और आपको वीज़ास के चांसेस मैक्सिमम बन जाते हैं। और कई जो क्लाइंट ये सोचते हैं कि कंसल्टेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, आज से 10 साल पहले मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था तो छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, अगली बार पता नहीं हम वो बता देंगे तो नुकसान हो जाए। तो ना बताने का नुकसान होगा, बताने का नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। और अगर बच्चे ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे गए हुए हैं कनाडा तो उन्होंने भी पेरेंट्स की कुछ जो डिटेल्स डाली होंगी तो ऑब्वियसली वो भी मैच डेफिनेटली वो मैच होनी चाहिए और वो मैच हो जाती हैं। देखिए जब आप कभी भी फाइलिंग करते हैं जी, यदि आप फेक डॉक्यूमेंट या फेक
जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्बेसी को देंगे। अब उनके पास तो वो सेव हो गई। अब आपको आपने कोई सपोज ऐसा कोई गैस लगा के कोई डेट ऑफ बर्थ लिखा दिया, या आपने कोई नेचर ऑफ जॉब गलत लिखवा दी, या कुछ ऐसा गलत कर दिया, और नेक्स्ट टाइम आपने कुछ और किया तो वो मिसमैच हो जाएगा। छोटी छोटी गलतियों से वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वीज़ा उन कंसल्टेंट से लगाइए जिनको कनाडा के बारे में नॉलेज हो। पंजाब में, इंडिया में बहुत अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। आपका जो भी लोकल कंसल्टेंट आपको लगता है कि वो कनाडा के साथ वेल वर्स्ड है, उनके जो लॉज एंड बाई लॉज हैं उनको मालूम है, वीज़ाज लगवा चुके हैं, सोशल मीडिया में है, उनकी नॉलेज है, एक गवर्नमेंट अथराइज कंपनी के साथ काम करते हैं, मतलब उसको कंपनी में काम करते हैं, तो नो डाउट आप उनके पास जाइए, उनसे राय लीजिए। आप उनकी राय नहीं बनती, किसी और के पास जाइए। कहने का मतलब है कि ब्लाइंड फेथ मत करिए। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एसेट्स है, उसको आप यूटिलाइज करिए। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, वीज़ा एक बार लग सकता है, दोबारा जब आप वीज़ा रीअप्लाई करेंगे या उसको एक्सपायर्ड को दोबारा वीज़ा अप्रूवल में लाना चाहेंगे तो वीज़ा दोबारा नहीं लगेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैंने पहले मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होते और इमीडिएटली आपकी बात सुन के आ जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि आपकी फिंगर टिप्स पर रहती है ये बातें। अगर मैं कोई पूछ भी लेती हूँ तो मुझे इमीडिएटली आंसर मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस बारे में कि ऐसे नहीं होता कि मैंने पूछ लिया और आपको कुछ कहीं से कुछ देखना पड़े, या आपके फिंगर टिप्स पर जो आपकी नॉलेज है और आपकी जो एक्सपर्टाइज है उसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आई होप ऑडियंस को भी मिलता होगा, जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो प्लान कर रहे हैं आगे कनाडा जाने के लिए, जिनके या पेरेंट्स के जिनके बच्चे गए हुए हैं या इनकेस नहीं भी गए, साथ जा रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। तो जो विजिटर वीज़ा का आज हमने मेन टॉपिक लिया है कि बहुत सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे सर ने बताया है कि एक तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, और दूसरी जो है आपकी फैमिली डिटेल्स हैं, जो आपकी पर्सनल डिटेल के अलावा जो फैमिली डिटेल्स हैं वो भी सही होनी चाहिए। और आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं कोई भी फेक नहीं लगाने चाहिए, और कुछ कोई ज़रूरत नहीं है फेक डॉक्यूमेंट्स आई गेस लगाने की। जो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको क्या ज़रूरत है रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स लगाने की। और बिल्कुल एक ऐसा ही केस आया था कि उनको उनकी वेडिंग डेट कुछ अलग थी, लेकिन उनके डिटेल में कुछ और भरी गई थी। ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं। आप एक साल आगे पीछे लिखते हो, उसका मतलब यही निकलता है कि वो जो कंसल्टेंट है वो उतनी सीरियसली ले ही नहीं रहे। फिर रिफ्यूज़ल हो या इवन एक्सेप्ट भी हो जाए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ मेल्स आती हैं हमें एम्बेसी से, तो हम वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते। और एक और बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि जब वीज़ा हम रीअप्लाई करने जाते हैं तो भी जो डिटेल्स हैं वो मिसमैच कर जाती हैं, क्योंकि पीछे वाली डिटेल्स ही गलत रखी हुई थी। अगर वो सही रखी होती, सच का तो कोई दूसरा फेस नहीं होता ऑब्वियसली, तो वो गलत होना ही नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती ऐसे ही चलो कि कंसल्टेंट ने अपने हिसाब से रख दिया कि बार बार क्यों इतनी डिटेल निकालनी है। तो वो एक पार्ट होता है जहाँ पर बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, और इग्नोरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप एजुकेटेड हो नहीं हो, कम पढ़े भी हो, तो भी एटलीस्ट आप इतना कर सकते हैं कि आप जी कंसल्टेंट से डिटेल पूरी ले लीजिए कि आपने हमारी जो क्या डिटेल्स वगैरह फिल की हैं वो हमें दे दीजिए, वो आप रखिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बिल्कुल। होता क्या है सोनी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, होता क्या है कि ये जो काम चलता है ना, ये कंसल्टेंट वही कंसल्टेंट काम करता है जो लाखों में चार्ज करता है, जिसके माइंड में ये होता है कि बस मुझे 5, 10, 15, 20 लाख रुपए मिल जाए। अब वो 15-20 लाख के लिए उस प्रोफाइल के साथ इतनी छेड़खानी करता है, मैं आपको बता नहीं सकता। सबसे बड़ी जो उसमें टेम्परिंग होती है वो होती है ITRs की। ITR अपनी मर्जी से 5, 7, 10 लाख लगा दिया, फिर बैंकिंग की 5, 10, 15, 20 लाख रुपए डाल दिया 6 महीने पुराना, किसी की प्रॉपर्टी का नाम एडिट करके डाल दिया, CA रिपोर्ट कोई ऐसी बना दी फर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि कंसल्टेंट का मैक्सिमम फोकस होता है कि किसी तरीके से इसका वीज़ा लग जाए और मैं 15-20 लाख पे इसका हक जमा लूँ। और जब वीज़ा, भगवान ना करे कि ऐसा वीज़ा लग जाए, क्योंकि बाद में तो वो नुकसान होगा। और ये बात तो भूल जाइए कि सर मैं आपको एक बार लैंड करवा दूँ, रीच करवा दूँ, उसके बाद तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रादर दिक्कतें शुरू होती हैं।
इमिग्रेशन ऑफिसर से लेकर वहाँ पर जो एम्प्लॉयर से लेकर भगवान करे या ना करे कि आपको वर्क मिलता है, उसमें आपकी नुकसान हो सकता है, पीआर में नुकसान हो सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप बैन हो सकते हैं। 5 साल का मिनिमम बैन लगना ही लगना है जिनकी इंफॉर्मेशन मिसमैच करती है। जी जी जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। आज एक और अच्छा सेशन रहा, इन्फॉर्मेशन भी रही, और आई होप आप लोगों को पसंद आया हो सेशन। और हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले फ्राइडे हम 30 सितंबर को 5 बजे फिर से लाइव आएंगे, आपकी क्वेरीज और आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर आपके सामने फिर आएंगे। और हम कोशिश करते हैं जो एक्चुअल केसेस हैं उनमें से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स निकालें जो कि हम आपके साथ डिस्कस कर सकें और आपको कुछ अवेयरनेस जो है वो दे सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच के लिए। थैंक यू।